चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज के क्लास में हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे डायरेक्ट निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं और जब आपने हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी पढ़ा था उस समय आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरा बताया गया था। आपको याद है कैसे करते थे? वो शायद आपको याद होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है जब उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है? जो सेंट्रल एटम होता है हम उसका पहले ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं, फिर हाइब्रिड स्टेट आता है, एटसेट्रा। तो आप लोग ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में क्या होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा किसी भी मॉलिक्यूल को देख के आप डायरेक्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। मैंने कहा कि आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल आ गया तो उसको देखने के बाद सीधा डायरेक्ट आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकेंगे और उसका ज्योमेट्री बता सकेंगे, क्योंकि आप जब पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं स्टेप वाइज, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, जब इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसे बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब हमें हाइब्रिडाइजेशन के कहना चाहिए एप्लीकेशंस पढ़ना है। हमको क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्यों होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। मैंने कहा सेंट्रल एटम में क्यों होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। फिर भी अगर किसी को जानना है और आप नहीं पढ़े हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। लेकिन आज मैं हाइब्रिडाइजेशन को एकदम डीपली नहीं बताऊंगा कि क्यों होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे होता है। आज हम क्या करेंगे, हमें हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन पढ़ना है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने आपको आना चाहिए। आपके सामने जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आएगा तो आप उस मॉलिक्यूल को देखते ही आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे। ना सिर्फ आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे बल्कि उसका सही ज्योमेट्री भी बना पाएंगे। तो इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन करने तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा मुश्किल होगा सरवाइव करना। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें यह पता चलता है कि मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा, उसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी, वो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा, और ऐसे ना जाने कितने प्रॉपर्टी। तो इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलो ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही आपके सामने कोई मॉलिक्यूल आता है तो उसको देखते ही आप उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। हो सकता है आपके स्कूलों में भी सिखाया गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। मुझे नहीं पता कि आपको बताया गया कि नहीं बताया गया, पर वो रिफ्रेशर में किसी भी बुक में मिल जाता है आसानी से। तो हो सकता है आपको भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने के बाद डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताया गया होगा, एक फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं उस फॉर्मूला को अवॉइड करता हूं और मैं मना करता हूं आप फॉर्मूला यूज मत कीजिए। ऐसा इसलिए कि अगर आप उस फॉर्मूला के बेसिस पे किसी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, जो पेचीदे कंपाउंड होते हैं या बड़े कंपाउंड होते हैं, उनमें आपको हाइब्रिडाइजेशन करने में परेशानी होगी। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें कभी आपका गलती नहीं होगा, आप एक बार में किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। अब किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आपको कम से कम क्या पता होना चाहिए, तो आपको एकदम कम से कम में दो बातें मालूम होनी चाहिए। एक कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा कि हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कंपाउंड कौन कौन सा ज्योमेट्री ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब आपको बस दो बातें पहले से याद रखनी है कि किस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में कितने टाइप के ज्योमेट्री होते हैं। सारे ज्योमेट्री से आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने कहा सारे ज्योमेट्री से आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे ज्योमेट्री होते हैं पर बैठ के उसको याद नहीं करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाओगे ना अपने आप आपको याद हो जाएगा, आप चिंता ना करें। तो ज्योमेट्रीज में भी बताऊंगा कि कौन कौन से ज्योमेट्री होते हैं। तो मैंने कहा दो चीजें आपको मिनिमम मालूम होनी चाहिए। एक, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। अच्छा, मेंबर लिख लेते हैं। चलिए, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहां पर लिख लेते हैं नियॉन, और यहां मैंने सीधा लिख दिया जेनॉन। तो बताइए इन सभी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। थर्टीन ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनके वैलेंस शेल में 4। नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं ये आपको एकदम जबानी याद होना चाहिए कि किस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और इसे याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 ग्रुप में 4, 16 में 6, 18 में 8। तो मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन आने के लिए आपको कम से कम इन एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको वो पता होना चाहिए। और अगर आपको ये पता है तो फिर हम सीधे चलते हैं ज्योमेट्री में। पहले एक काम कीजिए, ये सबको मालूम है ना, ये आपने अभी कुछ दिन पहले भी लिखवाया था मैंने, तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि आपको किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको मालूम है। चले काम कीजिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, कुछ लोग को लग रहा है शायद लिखना चाहिए, तो जिनको लगता है कि लिखना चाहिए लिख लीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो आपको एकदम जबानी याद होना चाहिए, तभी आप हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है बेटा, इसके बिना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने आपको यह बता दिया कि कौन से एलिमेंट के वैलेंस शेल में, कौन से एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दूसरा चीज जो आपको एकदम पता होना चाहिए वो है ज्योमेट्रीज। पूरे इनऑर्गेनिक में कितने टाइप के ज्योमेट्री होते हैं, या सिंपल भाषा में कहूं तो केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल कौन सा ज्योमेट्री शो कर सकता है। तो जितने भी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है केमिस्ट्री में, मैं सारे ज्योमेट्री आपके सामने बनाने जा रहा हूं, और मैं जितने ज्योमेट्रीज बनाऊंगा अगर आपने इनको याद कर लिया तो इससे बाहर और कोई ज्योमेट्री नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ज्योमेट्रीज केमिस्ट्री में यूज होते हैं, खास करके इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से ज्योमेट्रीज यूज होंगे वो आपको दिखाता हूं। पहले तो ये बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, है जी? कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बेटा? sp, फिर sp2, है ना? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होगा sp3, sp3d, फिर होता है sp3d2, और फिर होता है sp3d3। तो कुल मिला के इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में इतने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। और अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होता है। तो गौर से सुनिएगा, गौर सुनेंगे, जब भी किसी कंपाउंड में, गौर सुनेंगे, जब भी किसी कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है उसको आप इस तरह से बनाओगे। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कंपाउंड का ज्योमेट्री इस प्रकार बनता है। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री ऐसा बनेगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री इस प्रकार से होगा। जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करोगे ज्योमेट्री इस प्रकार का होगा, और जब भी आप sp3d3 करोगे तो ज्योमेट्री इस प्रकार से होगा। मैं आपको इनके नाम बता देता हूं। यह क्या है बेटा? लीनियर, लीनियर इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, ट्राइगोनल प्लेनर। इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, इसे कहा जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसे कहा जाता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल।
ये जो ज्योमेट्री है इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, इन सभी ज्योमेट्रीज में एक चीज ध्यान दीजिए, कहीं पर भी आपको लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है, किसी भी स्ट्रक्चर में आपको लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी, जब किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ना हो तो हम उस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को कहेंगे नॉर्मल ज्योमेट्री। ये सब बेटा नॉर्मल ज्योमेट्रीज है। लेकिन अगर एक भी मॉलिक्यूल में इनके अंदर लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर आते ही ज्योमेट्री बिगड़ जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर के आ जाने से ज्योमेट्री बिगड़ जाता है, और बिगड़े हुए ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री या एबनॉर्मल ज्योमेट्री कहते हैं। अब ये जो बॉन्ड होते हैं, बताइए एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता ना आपको? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर देखो, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये देखिए, यहां पर भी तो कोई एटम होगा ना, यहां पर भी कोई एटम होगा, यहां पर भी कोई एटम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने ऐसे लिख लिया BeCl Cl। चलो बताओ Be के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। तो वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के अंदर होते हैं, या वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना? वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के अंदर रहते हैं या जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और जो फालतू पड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? वो लोन पेयर। और अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखना क्या होता है, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बताइए सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 3। तो 3 में से अगर मैं एक 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को लोन पेयर बना दूं तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। और अगर 3 बॉन्ड में से 2 को लोन पेयर बना दूं तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को अगर लोन पेयर बना दूं तो ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। अगर 4 बॉन्ड में से 2 को लोन पेयर बना दूं तो ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। और अगर 4 बॉन्ड में से 3 को लोन पेयर बना दूं तो ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड को लोन पेयर बना देंगे तो ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए लोन पेयर आते ही ज्योमेट्री कैसे दिखाई देगा। नाम क्या होते हैं मैं बताऊंगा। इसमें बेटा 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड में से अगर एक को लोन पेयर बना दिया आपने तो ये ऐसा नजर आएगा। और अगर आपने 2 को लोन पेयर बनाया, अगर आपने 2 को लोन पेयर बनाया तो ज्योमेट्री ऐसा नजर आएगा। और अगर 3 को लोन पेयर बनाया तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो है वो ऐसा हो जाएगा। ये सब आपको याद करने हैं, पर बैठ के याद नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाओगे ये अपने आप आपको याद हो जाएगा, चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड में से अगर एक को लोन पेयर बना देंगे तो ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। और अगर 6 बॉन्ड में से मैंने 2 को लोन पेयर बना दिया तो अगर 2 को लोन पेयर बना दोगे तो ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। इसमें आइए, यहां पर टोटल 7 बॉन्ड है, 7 बॉन्ड में से अगर एक लोन पेयर बन जाए तो ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और अगर 2 लोन पेयर बन जाए, 7 बॉन्ड में से अगर 2 बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब यहां पर मैंने जितना ज्योमेट्री बनाया है, याद रखना इससे बाहर कोई ज्योमेट्री आपके केमिस्ट्री में नहीं आएगा। इतने ही ज्योमेट्री है आपके पास, और इनऑर्गेनिक में ये सारे ज्योमेट्री आपको याद करने होते हैं। चलिए आपको मैं इनके नाम बताता हूं बेटा। ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको हम लोग कहते हैं बेंट शेप। इसे हम कहते हैं, क्या बोलेंगे? लीनियर। इसे भी क्या बोलेंगे? लीनियर। इसे भी क्या बोलेंगे? लीनियर। इसे बोलते हैं बेंट शेप। इसे बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको कहा जाता है सी सॉ स्ट्रक्चर। इसे कहा जाता है टी शेप। यह कहलाता है स्क्वायर पिरामिडल। यह कहलाता है स्क्वायर प्लेनर। यह कहलाता है पेंटागोनल पिरामिडल। और यह कहलाता है पेंटागोनल प्लेनर।
पेंटागोनल प्लेनर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या था बेटा, ये क्या था, इसका नाम क्या था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ये पेंटागोनल पिरामिडल, और ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो प्लेनर, ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो प्लेनर। यहां ये ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर पिरामिडल, और ये स्क्वायर प्लेनर। तो अब देखिए टोटल इतने ज्योमेट्री केमिस्ट्री में होते हैं, तो उसको ध्यान से बनाइए, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं और ज्योमेट्री कैसे सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो अब चलिए समय आ चुका है, अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इन ज्योमेट्रीज की मदद से और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी मैंने लिखवाया था आपको ना, उसके मदद से अब ज्योमेट्री कैसे तैयार करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। पूरे इनऑर्गेनिक में आपको पता है सिर्फ 4 तरह के कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक में सिर्फ 4 टाइप के कंपाउंड होते हैं, उसके बाद जो होंगे वो इनके डेरिवेटिव्स होंगे। तो क्या होते हैं 4 कंपाउंड, एक हाइड्राइड, दूसरा हेलाइड, तीसरा ऑक्साइड और चौथा ऑक्साइड। मैंने कहा पूरे केमिस्ट्री में या खास करके इनऑर्गेनिक में 4 टाइप के कंपाउंड होते हैं, हाइड्राइड, हेलाइड, ऑक्साइड और ऑक्साइड। तो अब हम इन्हीं के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इनको कर लेंगे तो फिर आपको इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो अपने आप बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हाइड्राइड्स और हेलाइड्स में किस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा। मैंने बोला हाइड्राइड्स और हेलाइड्स, उनमें किस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो ये बताइए बेटा हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जरा बताएंगे मेरे को, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन। तो यहां देखना भाई, पहले बात करते हैं हाइड्राइड्स की, ठीक है। पहला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, किसी ने बोला चलो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन करो, ठीक है। तो पहले क्या करना, आप इसका पहले रफ डायग्राम बना लेना। मैंने बोला रफ डायग्राम बनाएंगे। अब ये रफ डायग्राम कैसे बनता है सुनिएगा इधर, आप इस तरह से कार्बन को ले लीजिए और इसके साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। उसके बाद बस एक काम करना है और यहां गड़बड़ नहीं करना, क्या, जो सेंटर में एटम होता है उसके सारे इलेक्ट्रॉन आपको प्लॉट करने होंगे। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ये सारे बॉन्ड काउंट करने हैं, आपको ये सारे बॉन्ड काउंट करने हैं। बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो आपको सारे बॉन्ड जो है काउंट करना है, और कहीं से भी काउंटिंग चालू करो। मान लो मैंने इसको s मान लिया, s, इसको p ले लेते हैं, इसको p और इसको p, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। और बेटा जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। तो इसको आप बना देंगे टेट्राहेड्रल, मैंने बोला इसको आप बना देंगे टेट्राहेड्रल। क्या टेट्राहेड्रल इस प्रकार से दिखता है, ये देखिए सेम बनाया मैंने, तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही बना देना है। लीजिए हो गया CH4 का हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा अब दूसरा एग्जांपल देखो, अब जरा दूसरा एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O का, H2O का। तो पहले इसका रफ डायग्राम बना लीजिए। रफ डायग्राम मतलब ये ऑक्सीजन ले लिया मैंने और ये हाइड्रोजन ले लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, सेंटर में जो एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करना है। याद रखना सेंटर में जो एटम होता है उसी के इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम में ही होता है। तो बताइए बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब चलिए काउंटिंग शुरू कीजिए। ध्यान देना बॉन्ड को भी काउंट करते हैं और लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, चलो काउंटिंग शुरू करते हैं। इसको मैं S मान लेता हूं, इस लोन पेयर को P मान लेता हूं, इस बॉन्ड को P मान लेता हूं, इस लोन पेयर को P मान लेता हूं। बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 और 2 लोन पेयर है। तो बेटा sp3 और 2 लोन पेयर, sp3 और 2 लोन पेयर ज्योमेट्री का नाम क्या है, बेंड। तो फिर H2O का ज्योमेट्री सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे। कैसे बनेगा बेटा, क्या दे वहां से देख के बताइए, क्या वो ज्योमेट्री इसी प्रकार से दिख रहा है, ये देखिए ऐसे ही है ना। तो बस आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ज्योमेट्री आपके सामने होगा। अभी ये 2 एग्जांपल जो मैंने बताया ये किसका था बेटा, हाइड्राइड का। अब चलो हेलाइड का एग्जांपल देखो।
हैलाइड का एग्जांपल देखेंगे। यहां देखना, अब मैं आपके सामने हैलाइड का एग्जांपल दिखाता हूं। पहला एग्जांपल है, सपोज ClF3। किसी ने बोला ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन करो, तो पहले क्या करोगे? पहले आप इसका रफ डायग्राम बना लो। ये देखिए, मैंने इसका रफ डायग्राम बना लिया। फिर उसके बाद Cl सेंटर में है, तो देख के बताओ मेरे को, Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 7। 7 ये देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये लोन पेयर बन गया, ये लोन पेयर बन गया। चलिए अब काउंटिंग शुरू कीजिए, कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हो। मान लीजिए S P P P P 3 से ज्यादा नहीं होता, P 3 से ज्यादा नहीं होता, तो अगला कौन होगा बेटा? D। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3d। और दो लोन पेयर है, तो sp3d में जब दो लोन पेयर हो, sp3d में जब दो लोन पेयर हो, sp3d में दो लोन पेयर हो, ज्योमेट्री क्या बनता है? और ये मेरे ख्याल से पहले से टी शेप ही है। देखिए, इसमें पहले से मैंने टी शेप बना रखा है इसको। अच्छा, एक एग्जांपल और देखो बेटा। अगला एग्जांपल है SF4। ठीक है, अब चलो इसको बनाते हैं। तो सल्फर के चारों तरफ मैंने पहले 4 फ्लोरीन प्लॉट कर दिया। अब बताओ सल्फर के वैलेंस शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है बेटा? लोन पेयर। चलिए अब काउंटिंग शुरू करो, कहीं से भी काउंटिंग करो। मान लीजिए मैं लोन पेयर से स्टार्ट करता हूं, तो S P P P P 3 से ज्यादा नहीं होता, तो अब इसको मैं D मान लूंगा। कौन सा है बेटा? sp3d और एक लोन पेयर। sp3d और एक लोन पेयर। देख के बताओ तुम्हारे कॉपी में sp3d और एक लोन पेयर जब होता, ज्योमेट्री क्या होता है? सीसॉ। तो इसको सीसॉ बनाते हैं। चलिए, सीसॉ कुछ इस प्रकार का होगा। ये देखिए, ऐसे ही था क्या? ऐसे ही था। चले एक एग्जांपल और दिखाता हूं बेटा, ध्यान देखिएगा। अगला एग्जांपल है, ये देखो, XeF2। कैसे करोगे? यहां देखो, Xe के चारों तरफ 2 फ्लोरीन है। अब जल्दी बताइए, जीनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। जल्दी से बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा? sp sp3d। ठीक, sp3d और 3 लोन पेयर है, तो sp3d और 3 लोन पेयर ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। तो बन जाएगा। तो इसको अलग से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, लगता है तो कर लो, अदरवाइज सीधे एग्जांपल बनाओ। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये मुझे बना करके बताएंगे। ये लीजिए, बेटा ये रिपीट हुआ है। अच्छा चलो ठीक, चलिए बनाइए। ये सारे एग्जांपल बना करके बताइए मेरे को। ज्योमेट्रीज भी साथ में बनाएंगे ना। ये जो आपको पता है, ये जो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं बेटा, यहां सुनो। ये जो मैंने रफ डायग्राम बनाया है, इस रफ डायग्राम को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी आप पढ़े हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
तो लुईस डॉट का मतलब क्या होता है पता है? जैसा मन में आया वैसा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं लुईस डॉट है, और नीचे में आप एग्जैक्ट ज्योमेट्री बनाएंगे जो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद होता है। चलिए बनाइए, दिक्कत होगी पूछ लेंगे ना, है बेटा? सीएलएफ में सीएल का करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, सीएलएफ में सीएल का करेंगे, एफ का नहीं करेंगे। क्यों? हमेशा उस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन होता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन उसका होता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सीएल और एफ में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सीएल। तो सीएल का करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हो गया? कॉपी नहीं किया बेटा? कॉस्ट ज्योमेट्री देखो, ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो सबने बना लिया। अगर किसी को डाउट होगा ना तो लास्ट में रुक करके पूछ ही लेना। मैंने कई लोग कॉपी में देखा है थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो अगर दिक्कत हो रहा है तो क्लास के बाद बस 2 मिनट रुक जाएगा, मैं एक बार बता दूंगा फिर से। तो आगे बढ़े फिर हम लोग। ओके, तो अब यहां सुनिएगा, यहां सुनिएगा। अभी आप लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन किया किसका था बेटा? हाइड्राइड और हैलाइड। अब चलते हैं ऑक्साइड और ऑक्सा एसिड की तरफ। तो ऑक्साइड्स और ऑक्सा एसिड्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ऑक्साइड्स और ऑक्सा एसिड्स का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से किया जाता है उस पर जरा ध्यान देंगे प्लीज। तो अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स की, गौर से देखिएगा। अब ऑक्साइड्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? पहला एग्जांपल है CO2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ध्यान सुनेंगे। आपको पहले क्या करना है, कार्बन लेंगे और दोनों तरफ ऑक्सीजन लेंगे। अब ऑक्साइड का रूल सुनिए। ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर बनाने का रूल यह है कि ऑक्सीजन हमेशा सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्साइड्स का नियम है ऑक्सीजन हमेशा सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड बनेगा। अब सेंटर में कौन है जी? कार्बन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करो। चलो, तो कार्बन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। मैंने प्लॉट कर दिया। अब यह है तो 4 बॉन्ड, टोटल यहां 4 बॉन्ड है। पर मैं आपको याद दिला दूं, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आप पुराने क्लास के वीडियोस देखिएगा। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, और जब ऐसे ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जब वो ओवरलैप करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो थोड़ा इजी कर दूं मैं, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, और आपको पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, बस पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो बेटा इन दोनों में एक सिग्मा और एक पाई है, तो एक इस पाई को नेग्लेक्ट कर दो। डबल बॉन्ड नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, तो पाई को नेग्लेक्ट कर दो, उसको काउंट नहीं करेंगे। मैं बॉन्ड नेग्लेक्ट करना है, हटा मत देना, वहां से वो रहेगा, बस उसको ध्यान मत देना। तो अब कितने बॉन्ड बचे? 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp। और लोन पेयर है क्या इसमें? तो ज्योमेट्री sp में जब लोन पेयर ना हो तो क्या होता है? लीनियर। देखो लीनियर है ना? अच्छा, अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखेंगे SO2। ये देखो SO2। पहले क्या करोगे, यहां देखो, सबसे पहले इसका रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए। मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन हमेशा बीच वाले एटम के साथ क्या बनाता है? डबल बॉन्ड, और बीच में जो एटम होता है उसी के इलेक्ट्रॉन को आपको प्लॉट करना है। तो सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। अब मैंने बोला डबल बॉन्ड में से एक काउंट नहीं होगा, बस एक काउंट नहीं होगा, नीचे वाला काउंट करेंगे, नीचे वाला काउंट करेंगे, ऊपर वाला काउंट नहीं करेंगे। तो मैंने बोला पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, तो क्या बचा? 2 बॉन्ड बचा, एक लोन पेयर बचा। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ भाई? sp2 और एक लोन पेयर है। कॉपी में देख के बताइए, sp2 में एक लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री क्या होता है?
बेंट, तो बेंट बनाएंगे। अरे बेंट होगा, देखो ध्यान से कॉपी में। हाँ जी, मैंने बोला या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा? sp2। तो sp2 में जब एक लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है? बेंट। समझ गए कि और एग्जांपल देना पड़ेगा? बस याद रखिएगा, डबल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड काउंट होगा, एक को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेटा ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं ऑक्सा एसिड्स की। अब ये ऑक्सा एसिड्स क्या होते हैं? एसिड दो टाइप के होते हैं, एक जिसको बोलते हैं मिनरल एसिड और दूसरा ऑक्सा एसिड। और सुन के समझ में आ गया होगा, वे सारे एसिड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है वो ऑक्सा एसिड है। कोई भी ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाए वो ऑक्सा एसिड है। अब एग्जांपल देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। किसी ने बोला चलिए H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन करो, तो आप कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको बताता हूं किसी भी ऑक्सा एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। किसी भी ऑक्सा एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, आपको इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं इसका रफ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो बेटा ऑक्सा एसिड का नियम है, पहले आप हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देना। पहले हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर दो, क्या बचा? SO4। तो पहले SO4 को बनाओ। तो देखिए मैंने SO4 बना लिया। ठीक, इसके बाद अगला नियम सुनिए, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन में ही जुड़ा होगा। ऑक्सा एसिड का नियम है हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन में जुड़ा रहता है। तो चलिए दो हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दिया। अब मुझे यह बताइए ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। अब इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया है तो एक बॉन्ड और बनाएगा। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया है तो एक बॉन्ड और बनाएगा, पर अभी इसने एक भी बॉन्ड नहीं बनाया है, तो क्या? डबल बॉन्ड। इसने भी एक भी बॉन्ड नहीं बनाया तो क्या? डबल बॉन्ड। और मैंने कहा था सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बेटा सल्फर के चारों तरफ 6 बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड में से एक को ही गिनते हैं। डबल बॉन्ड में से एक को ही गिनेंगे, तो आप इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे, इसे काउंट करेंगे, इसे काउंट करेंगे। कितने कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बेटा? sp3। और sp3 में सल्फर में लोन पेयर दिख रहा है? लोन पेयर नहीं है। तो sp3 में जब लोन पेयर ना हो, ज्योमेट्री क्या हो? तो देखो टेट्राहेड्रल। तो बोलने से बात नहीं बनेगी, आपको ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा। अब बताइए क्या टेट्राहेड्रल इस प्रकार दिखता है? ये देखो, ये देखिए ऐसे होता टेट्राहेड्रल। अपने कॉपी में दिखा, देखिए जरा, सिर्फ ऐसे बना होगा टेट्राहेड्रल। तो स्केलेटल यानी कि मॉलिक्यूल का ढांचा बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए जैसे आपको पहले बना के बताया गया है। ठीक है, एक एग्जांपल चलो और देखते हैं। जरा ये एग्जांपल देखो बेटा, H2SO3। किसी ने बोला सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो पहले रफ डायग्राम बनाइए। कैसे करना है? पहले H को नेग्लेक्ट कर दो और ऑक्सीजन को बनाओ, फिर H हमेशा ऑक्सीजन में जुड़ेगा, फिर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड और बनाएगा। ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड और बनाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन अभी एक भी बॉन्ड नहीं बनाया तो डबल बॉन्ड। अब जल्दी से बताइए सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6, यहां लोन पेयर है। तो जल्दी से बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसको मान लिया मैंने S, लोन पेयर को मान लिया P, इसे मान लिया मैंने P, और यहां से एक ही बॉन्ड गिनूंगा P। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ बेटा? sp3 और एक लोन पेयर है। sp3 और एक लोन पेयर है। अपने कॉपी में देखिए sp3 में जब एक लोन पेयर होता है ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो चलिए सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे, आप बनाइए। हाँ चालू कर रहा बेटा, आ गया स्क्रीन? हाँ, तो यहां पर इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और एक लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री क्या बनेगा बोला आप लोगों ने? ट्राइगोनल पिरामिडल। और जरा अपने कॉपी में देख के बताओ क्या ट्राइगोनल पिरामिडल इस प्रकार दिखता है? ये देखिए
है ना? तो ये बन जाएगी और एग्जाम्पल देना पड़ेगा। दिक्कत होगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बना के दिखाइएगा, क्योंकि ऑक्साइड्स और ऑक्सा एसिड्स के हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो आपका एग्जाम्पल है XeO3 SO3 XeO4 HClO4 H2CO3 H3PO3 H3PO4 HClO2 H4SiO4 HClO क्लोरीन HPO3 चलिए इतना बनाइए, और जहां दिक्कत होगा मुझे बताएंगे, ठीक है? ऑक्सीजन हमेशा सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं सबके आंसर बताऊं, आप एक बार मैच करेंगे ना, बताएंगे आप लोग कभी ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा है क्या? यहां देखेंगे, सुनेंगे, आंसर मैच करेंगे। यहां पर XeO3 में होगा sp3, मैं सबके आंसर बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। XeO3 में होगा sp3 ज्योमेट्री ट्रायंगुलर पिरामिडल, SO3 में sp2 ट्रायंगुलर प्लैनर, XeO4 में sp3 टेट्राहेड्रल, HClO4 में sp3 टेट्राहेड्रल, H2CO3 में sp2 और ट्रायंगुलर प्लैनर, इस वाले में sp3 टेट्राहेड्रल, है ना? इसमें आइए sp2 sp3 और बेंट शेप, वही है ना? कंफर्म करेंगे, इस वाले में sp3 और बेंट शेप होगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ये देखो, ये ऐसा बनेगा। अरे हाँ ठीक तो है, ये देखिए इसका ऐसा बनेगा, ऐसे क्यों? ओके, ये तो sp3 टेट्राहेड्रल, क्या हो गया? नहीं दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा पहुंचे नहीं हो? अच्छा हाँ, मैं बता देता हूं, मैं ऐसा बता देता हूं। इसका बताओ जरा, क्या बनाया बेटा? sp3 और लीनियर, वाह, क्या हो देगा अच्छे से? हाँ हाँ, sp3 लीनियर ऐसा हो गया, देखो देखो, यस यस, ये ऐसा होगा, ऐसे ही क्या? तो इस मॉलिक्यूल का इस टाइप का बनेगा, ठीक है? और ये sp2 और ट्रायंगुलर प्लैनर, ठीक है? तो अब ये बन जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब इनऑर्गेनिक जब तक चलेगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा मैं आप लोग से पूछूंगा, तो एक दिन में थोड़ा सा और समय निकाल के इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैं जब भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगा तो आप सही हाइब्रिडाइजेशन तभी बता पाएंगे जब आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन याद रहेंगे। मैक्सिमम लोग वहां गलती करते हैं, जैसे मैं अभी 3-4 दिन के बाद अचानक आपसे पूछ दूंगा ना कि NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाँ बढ़ा के कई लोग बोलते हैं sp2, ये सोच के कि 3H है, पर बेटा लोन पेयर भी तो होता है, NH3 में लोन पेयर भी होता है, तो sp3 होगा। तो लोन पेयर आपको तभी याद रहेगा जब आपको यह याद होगा कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, फिर ये आपके साथ बार बार आएगा, हर ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने आएगा, तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, चिंता ना करें। चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही करते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और डाउट नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं।